चलो आई एम लाइव है ना? चलो, सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. आई होप ऑडिओ वीडियो सब सही है. एक बार बता दो आई एम लाइव. एक बार जस्ट लेट मी नो. हम तिथे काय हे झालंय. आलं का? ओके. Yes, so let's get started. So very good afternoon. रजिस्ट्रेशन का थोड़ा ही पार्ट बचा है. रजिस्ट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो आज रजिस्ट्रेशन का चैप्टर खत्म करेंगे. तो मैं कल करूंगी टीडीएस आपके साथ. इनकम टैक्स का टीडीएस का करेंगे. ठीक है. इनकम टैक्स टीडीएस मैं एक पूरा लेक्चर लूंगी. सिर्फ 194 आर में बहुत क्लैरिफिकेशंस है. तो एक पहले का लेक्चर वो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी. बाकी सारे टीडीएस प्रोविजंस आई विल डू टुमारो. ठीक है ना? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, सो गाइज वी आर रेडी. कल का रजिस्ट्रेशन पार्ट हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और खत्म करेंगे. अब मैं आपको कल बता रही थी. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता, देवकी, अंशुल, निधि. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर वी ऑल रेडी? रेडी 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 रेडी. चलो गाइज, यू आर रेडी. अब मैं आपको प्रोसीजर ही एक बार वापस बताती हूँ, कहीं आधार ऑथेंटिकेशन हो वो सब पार्ट है. सो लिटिल पार्ट इज रिमेनिंग. यस, आज जीएसटी वाला ये पार्ट खत्म हो जाएगा. फॉर फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स जो पीछे के क्वेश्चंस है उसके लिए 1 आवर 20 मिनट्स का एक लेक्चर है. सिर्फ 1 आवर 20 मिनट्स में क्वेश्चंस डिस्कस किए रजिस्ट्रेशन के फास्ट ट्रैक के लिए. आपको अनलिस्टेड लिंक मैं शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन वॉच दैट लेक्चर. और वो ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन के पीछे के जो क्वेश्चंस है वो आप देख लेना. तो आज जीएसटी हमारा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. करेक्ट. अब सुनते हैं. यस, यहां पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन में देखो कल जैसे हमने डिसाइड किया था. सो गाइज लेट्स फोकस एंड अंडरस्टैंड. लेट्स फिनिश इट. ओके, यहां देखते हैं. ओके. अब यहां पे ध्यान देते हैं. देखो ये जो प्रोसेस है ये कल मैंने आपको बताया था. आपको जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है पार्ट ए और पार्ट बी में फिल करना है. पार्ट ए जनरली यू गिव योर डिटेल्स, पार्ट बी यू गिव योर बिजनेस डिटेल्स, पीपीओबी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एपीओबी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब आपको बताना है. अब यहां इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक ईमेल, आपका ईमेल कैसे वेरीफाई किया जाता है? आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई किया जाता है. और एक बार ये वेरीफाइड हो गया तो फिर आपको एक टीआरएन मिलेगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर. इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अगर एनआरटीपी और सीटीपी हो तो आप जो एडवांस डिपॉजिट है वो करके एडवांस में पेमेंट कर सकते हो. और ये टीआरएन नंबर लेके आप पार्ट भी फिल अप कर सकते हो. नाउ in this process let us go ahead and understand a few more things that I have to tell you. हाँ, कल मैंने आपको बताते वक्त जो रूल बताया था वो रूल 10AA था. कौन सा रूल? 10AA नहीं था, एक्चुअली इट्स 10A. 10AA नहीं है, दैट रूल इज व्हाट 10A रूल है. सो द रूल इज व्हाट, इट इज 10A. नाउ इन 10A क्या है? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू हैव टू फर्निश बैंक डिटेल्स. सो रूल 10A गिव्स रिलैक्सेशन. रूल 10A क्या बोलता है कि अगर इफ द डिटेल्स ऑफ बैंक आर नॉट प्रोवाइडेड एज पर रूल 10A देयर विल बी अ सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन. मैंने आपको बोल दिया जनरली अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन यू हैव टू गिव बैंक डिटेल्स, बट अगर आप अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन बैंक डिटेल्स नहीं देते तो आपको रिलैक्सेशन दिया है. यहाँ हुआ है एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जहां 45, अभी इस पार्ट में 2 से 3 अमेंडमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये समझना है, आपको बैंक के डिटेल्स यू आर अलाउड टू गिव इन 45 डेज. पहले क्या था? यू आर अलाउड टू गिव इट विद इन 45 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ आरसी. 45, दिस इज ऑन पेज नंबर 271 ऑफ माई नोट्स. सो 45 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ आरसी. तो आपको कब से मिलेगा? 45 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ आरसी.
और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द, या तो ड्यू डेट कौन सा है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द IFF, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द IFF और GSTR 1, तो इनमें से विचएवर इज अर्लियर, उसके पहले आपने आपका बैंक डिटेल्स देना चाहिए। अब ये 45 डेज को कट करके ये हो गया 30 डेज। नाउ दिस 45 डेज हैज बीन अमेंडेड एंड नाउ दिस हैज बिकम 30 डेज, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चेंज वेयर रूल 10A में जो रिलैक्सेशन 45 डेज का था, अब उस रिलैक्सेशन को कर दिया 30 डेज। मान के चलो आपने ये बैंक डिटेल्स विद इन 30 डेज नहीं दिए तो सिस्टम जनरेटेड सस्पेंशन हो जाएगा, सिस्टम जनरेटेड सस्पेंशन आ जाएगा, और एक बार ये सिस्टम जनरेटेड सस्पेंशन आ गया तो उसके बाद जब आप नंबर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा एंड योर रजिस्ट्रेशन भी फाइन। अब फर्निशिंग ऑफ बैंक डिटेल्स, वही मैंने आपको बोल दिया कि ये अमेंडमेंट हो गया यहाँ पे। यहाँ आपके नोट्स में भी 45 डेज है, तो फोर्थ ये जो थर्ड पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड 10A रिलैक्सेस दिस प्रोविजन एंड दिस इज द अमेंडमेंट। यू हैव 30 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ RC और बिफोर फर्निशिंग GSTR 1 एंड IFF। ठीक है, अब मैं आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करूंगी। अब जो अगला पॉइंट है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में है, बराबर। यहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है, सारे रजिस्ट्रेशन के पार्ट में, प्रोसीजरल पार्ट में अमेंडमेंट्स है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। आधार ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आप जब ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई करोगे देन दैट टाइम ओनली यू मस्ट क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने क्लिक करना चाहिए। तो यहां पे क्या होता है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्लिक किया, यस कर दिया, आपने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और क्या कर दिया, यस कर दिया, तो OTP जो है आपके मोबाइल पे आएगा लिंक टू आधार और आधार ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्लिक नहीं किया, यू डोंट टिक फॉर इट, यू डोंट ऑप्ट फॉर इट, यू से नहीं मेरा नंबर बहुत ओल्ड है, अब कहाँ आधार ऑफिस में जाऊं, नंबर चेंज करके आओ, नहीं होने वाला पॉसिबल, सो यू डोंट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, देन व्हाट विल हैपन, आपके यहाँ कंपलसरी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब साइट विजिट होगी। सो इफ या आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या आपने चूज ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन, तो यू विल बी मार्क्ड फॉर अ मैंडेटरी साइट विजिट। तो आपका जो PO है, PO विल विजिट एट द साइट अर्लियर। यहां आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अर्लियर PO की विजिट के टाइम, PO यहां पे होता है प्रॉपर ऑफिसर। अर्लियर द प्रेजेंस ऑफ टैक्स पे वाज कंपलसरी, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जिसका ऑफिस है, जिसका नंबर है, उसका प्रेजेंस वाज कंपलसरीली रिक्वायर्ड, आज उसका प्रेजेंस कंपलसरीली रिक्वायर्ड नहीं है। तो PO ऐसे भी आपको विजिट कर सकता है, बराबर है। ये हो गया आधार ऑथेंटिकेशन। तो आप चूज करते हो तो बढ़िया है, चूज नहीं करते तो यू आर मार्क फॉर मैंडेटरी विजिट। PO आएगा, PO विद इन 30 डेज विजिट करेगा, उसके बाद वहां के पिक्चर्स लेगा, सब करेगा, अपलोड करेगा, रिपोर्ट देगा और फिर आपका ओके होगा तो फिर आपको मिल जाएगा आपका RC। ओके, आगे जाएंगे। मैंने आपको बोला था एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब एक ट्रायल बेसिस पे एक प्रोजेक्ट है जो हम कोशिश करें कि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे, तो बहुत लोग फेक नंबर्स, फेक आइडेंटिटी देके कर रहे हैं। तो हमने ऐसा किया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। लाइक आई टोल्ड यू, मैं जब ICICI बैंक का अकाउंट ओपन कर रही थी, व्हेन द स्टाफ केम देयर टू ओपन माय अकाउंट, दे केम टू माय ऑफिस, दे हैड कैरीड दिस बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन वाला एक जो इक्विपमेंट था। वहां पे जैसे ही मैंने थंब इंप्रेशन किया, इट वेंट टू द आधार का डेटा एंड वहां से उसने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये मेरा ही बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन है, एंड देन इट गॉट वेरीफाइड। सो ये हमने पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ गुजरात में इंप्लीमेंट किया। वी वांट टू सी इफ इट इज सक्सेसफुल, देन वी विल इंप्लीमेंट इट थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज दैट बायोमेट्रिक अगेन बिकम्स एक्सपेंसिव ना, मतलब वो सिस्टम में डालो एंड वेदर इट सक्सेसफुल हो नो, पहले हम गुजरात में देख लेंगे और होगा सक्सेसफुल तो वील इंप्लीमेंट इट एवरीवेयर। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको बोला गया एक पायलट बेसिस पे स्टेट ऑफ गुजरात में हमने ऑप्ट किया है फॉर हाई रिस्क एप्लीकेंट्स, हाई रिस्क एप्लीकेंट्स के लिए कि एप्लीकेंट ने क्या करना चाहिए। कॉमन पोर्टल पे डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के तौर पे देयर शैल बी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग ऑफ फोटोग्राफ। तो जहां पे एप्लीकेंट इंडिविजुअल है और सच इंडिविजुअल वेद एप्लीकेंट इंडिविजुअल नहीं है, अलॉन्ग विद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आइदर वो उसको खुद नहीं जम रहा है तो एक फैसिलिटेशन सेंटर है, वहां जाके वो ऑथेंटिकेशन करवा के ले, जहां पे बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा, उसका फोटो क्लिक किया जाएगा ऑन द स्पॉट एंड देन इट विल बी वेरीफाइड यस द सेम पर्सन इज देयर। सो कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं होगा बेसिकली। यस,
हु शुड, ये आपका जो कल का सवाल था कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए किसने अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जैसे कि मेरे केस में जब मैंने जीएसटी का नंबर लिया था तब आधार नंबर नहीं था, तो या कंपलसरी नहीं था, तो आई वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। लेटर ऑन अ प्रोविजन केम कि हर रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना आधार भी उस पर मेंशन करना मैंडेटरी है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या आप न्यू रजिस्ट्रेंट्स हो, जैसे आप लोग, अगर आप लोग कभी कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप जीएसटी में अप्लाई करोगे, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू रजिस्ट्रेंट्स एंड आई वाज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट, तो मुझे मेरा आधार वहां पे मेंशन करना कंपलसरी हो गया था। यस, आगे देखेंगे। प्रिया गुप्ता, मैम टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, बोनस शेयर्स आर इंक्लूडेड और नॉट? ऑफ कोर्स दे आर इंक्लूडेड। बोनस शेयर्स इज एन एक्सेप्शन, भले ही आप परचेजेस के टाइम एसटीटी पे करो या नहीं, वो आइदर शॉर्ट टर्म है तो 111A में जाएंगे, लॉन्ग टर्म है तो 112A में जा सकते हैं। हमने किया है प्रिया वैसा क्वेश्चन, मिथुन वाला क्वेश्चन। यस, अब देखो आधार नंबर अगर आपके पास, हाँ अब ये देखो, प्रोप्राइटर के केस में, प्रोप्राइटरी फर्म के केस में किसका आधार चाहिए? प्रोप्राइटर का। फर्म के केस में एनी पार्टनर, एचयूएफ के केस में एनी कर्ता, कंपनी के केस में एनी डायरेक्टर, एंड इन केस ऑफ सोसाइटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, किसी भी एक मेंबर का होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आधार असाइंड नहीं है, मान के चलो आपने अब एप्लीकेशन किया आधार के लिए, फॉर सम रीजन आपके पास आधार ही नहीं है, आपने एप्लीकेशन किया, आपने एप्लीकेशन करने पे आपको एक आधार का एनरोलमेंट नंबर मिलता है, एनरोलमेंट आईडी मिलेगा, तो वो एनरोलमेंट आईडी दे दो, बट देना तो पड़ेगा। तो अगर आपके पास अभी एप्लीकेशन कर रहे हो, इफ यू आर नाउ अप्लाइंग, if you are now applying for what, I am now applying for आधार, तो मेरे पास आधार नंबर ही असाइन नहीं है, तो आप आपका आधार का एनरोलमेंट आईडी दे दो, पासबुक दे दो, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सब दे दो, तो हमको आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा। सो हम क्या कर लेंगे, आपका आइडेंटिटी को क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। There are some people who are exempt from giving आधार, you should learn this। कुछ लोगों को आधार कोड करने से एग्जम्पशन दे दिया है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपको वैसे भी आधार लेने की जरूरत नहीं है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट है, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर अ पर्सन हु इज हैविंग यूआईएन। यूआईएन नंबर उसके लिए होता है। हीनल बोल रही है मैम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुजरात में आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। हाँ पॉसिबल है, इट्स दैट इज वाई इट्स क्या बोल रहे पायलट प्रोजेक्ट ना, सब जगह इंप्लीमेंट नहीं किया है। कितना सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है। कर लिया अकाउंट ओपनिंग तो वैसे ही होता है ना बैंक का, ये आधार की बात हो रही है। हाँ मैच नहीं होता, समटाइम्स इट हैपेंस, तो यू हैव टू डू इट अगेन। यस दैट इज देयर, सो दैट इज वाई आधार के लिए हम इमीडिएटली नहीं कर रहे, वी आर सीइंग हाउ सक्सेसफुल इट इज एंड देन वील टेक अ कॉल। हाँ अब देखो अर्लियर साइट विजिट वाज रिक्वायर्ड। हाँ तो ये भी बहुत, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया वो। तो पर्सन हैविंग यूआईएन, ये A to F वाले जो लोग हैं इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दीज आर एग्जाम फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। इनको क्या कर दिया है, आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जाम कर दिया। पानी पन देना वाला, हाँ इनको आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जाम कर दिया। अब आगे फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, अगर ऑफिसर डिसाइड करता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, आइयो क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट नाउ द प्रोसेस फॉर Neeraj, you can go in for PD or GD is not dependent upon which semester, it depends upon your internet connection. GD comes every day or you take PD of last batch, lectures are ready, अभी के भी लोगे तो installments में lectures आएंगे। ओके यस विश गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी ज्वाइन कर लो। अब देखो प्रोसेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, एक बार अगर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि यार इसका फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी रीजन हो, आइदर आधार ऑथेंटिकेशन की वजह से हो या आप रिस्क फैक्टर की वजह से यू हैव बीन चोजन एज दिस इज अ रिस्की केस एंड फिर आपको चूज कर दिया। अब अगर आधार ऑथेंटिकेशन, थैंक यू अनमोल,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आपका फेलियर हुआ आधार ऑथेंटिकेशन में तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो वेरिफिकेशन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन को अभी डिलीट करना पड़ेगा। अब प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन नहीं है, नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। यस, डेली यूट्यूब पे रिविजन होगा। उसके आगे देखो, आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा, ऑफिसर को क्या अपलोड करना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहां पे लिखो पीओ क्या अपलोड करेगा, पीओ शुड अपलोड वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्लस फोटोग्राफ्स एंड ही शुड डू इट विद इन 15 डेज। और 15 डेज में करने के बाद where the PO is satisfied of the physical verification वो रिपोर्ट देगा and then within 15 days from such date of verification ये सब रिपोर्ट वो अपलोड कर देगा। और उसके बाद अगर ओके है तो आपको इशू ऑफ आरसी हो जाएगा। सिंपल है। फिजिकल वेरिफिकेशन में चेंज क्या है, मुझे बोलो अमेंडमेंट क्या फिजिकल वेरिफिकेशन में, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपलोड करेगा और दे देगा। और आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बता दिया, बैंक डिटेल्स के बारे में बता दिया, रूल 10A में अमेंडमेंट आ गया कि 30 डेज हो गया, और फिजिकल वेरिफिकेशन का भी अमेंडमेंट आ गया कि आपको प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। फिर किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट आ गया जहां पे आधार ऑथेंटिकेशन आपको बायोमेट्रिक इससे करना पड़ेगा। बराबर है क्या? यस, आगे जाएंगे। अब ये GSTN हो गया, इफेक्टिव डेट भी मैंने समझा दिया है, ये भी खत्म हो गया है। अमेंडमेंट इन आरसी करेंगे, डन है क्या? यस, अमेंडमेंट में आपको फटाफट पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर वहां से दिखाती हूँ। अमेंडमेंट हो गया, फिर उसके बाद आएगा आपका मेन प्रोसेस आएगा कैंसिलेशन। उसके बाद मैं कुछ सैंपल बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगी इंटरनली जो हमारे नोट्स में है कि इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है या रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज का लेक्चर स्ट्रीमिंग जब बंद हो जाएगा तो तुरंत मैं इसको ऐप पे भी डालूंगा, ऐप पे करेंगे। आखिरी के 20 मिनट्स आई वांट टू डिस्कस फ्यू अमेंडमेंट्स विद ओनली फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स। बाकी के बच्चों के साथ हो गया, फास्ट ट्रैक के साथ नहीं हुआ, तो उनको 20 मिनट्स के लिए मेरे साथ ऐप पे आना है। तो फिर क्या हो जाएगा, आज ये आपका रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, तो आपका तो GST विल बी ओवर फ्रॉम माई साइड देन। अब देखो, what type of questions can be asked, you know, they can ask you, I'll tell you what type of questions can come when I really come to that part, okay? हाँ, अमेंडमेंट फॉर कोर एंड नॉन कोर बताने वाली हूँ ना, अभी बता ही रही हूँ। तुम्हारा ही अटेंडेंस कम हो जाता है, तुम ही लाइव फटाफट अटेंड नहीं करते हो, है ना, कि बाद में देखते हो लेक्चर, क्या पता। आजकल वो ट्रेंड, मतलब दिनों के बाद में थोड़ा टाइम स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। हाँ ठीक है, अब सुनो। हाँ, लाइव पे होता है तो लेट ज्वाइन किया तो होगा ना। अच्छा, ओके, अब देखते अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर कोर एंड नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स होते हैं। सो नॉन कोर एंड कोर। सो जो कोर होता है, नॉन कोर होता है। नॉन कोर में क्या है, ईमेल एड्रेस चेंज करना या फोन नंबर चेंज करना, तो इसके लिए नॉन कोर के लिए नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ऑफिसर का अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑफिसर का अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। एक ओटीपी आ जाएगा, अभी ईमेल एड्रेस चेंज करते क्या ही वो ऑफिसर वेरीफाई करेगा, ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी से हो जाएगा, तो ऑफिसर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर आप कोर फील्ड चेंज करते हो, जैसे आपने एड्रेस चेंज कर दिया, एक पार्टनर नया ऐड हो गया, यू चेंज द बिजनेस की एक्टिविटी में आपने कुछ तो एक और गुड्स ऐड कर दिया, तो यू हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप कोर फील्ड में कुछ भी अमेंडमेंट्स करते हो तो आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स। और ये सब जो अमेंडमेंट आपको 15 डेज में करना है। 15 डेज का टाइम काफी है। देखो, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कितने दिन में करना है, आपको रजिस्ट्रेशन होता है 30 डेज में, तो अमेंडमेंट के लिए हाफ द टाइम इज मोर देन एनफ, 15 डेज। अब देखो, तो कोर ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर लेना पड़ेगा। तो आपको अप्रूवल ऑफ ऑफिसर, मतलब ऑफिसर को क्या बोलते हैं अपन, पीओ।
ओके तो आपको अप्रूवल ऑफ पीओ लेना पड़ेगा। अब व्हाट इज, कौन सी चीजों में अमेंडमेंट नहीं हो सकता ना, आरसी में जो भी चीजें मेंशन्ड है उसका आपको अमेंडमेंट करना है, बट देयर आर सम 2 to 3 थिंग्स जिसका अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, उसको टोटली आपको उसके लिए अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ऐसा कोई भी चेंज जिसकी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो रही है, आप पहले प्रोप्राइटर थे बट नाउ प्रोप्राइटर गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फर्म, मान के चलो आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, आप किसी और के साथ, दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये फर्म बन गया तो बाबा पैन अलग हो गया, पैन अलग हो गया तो जीएसटी का नंबर ही अलग हो जाएगा। जहां पैन चेंज हो रहा है या आपका जीएसटी का नंबर चेंज हो रहा है, उस अमेंडमेंट को हम अमेंडमेंट नहीं बोल सकते। उसके लिए तो आपको आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर पीकेडी ने डिसाइड कर लिया कि पीकेडी एज अ प्रोप्राइटर नहीं करना है, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप में करना है, तो पीकेडी को अपना पर्सनल जो प्रोप्राइटर का जीएसटी नंबर है वो कैंसिल करना पड़ेगा एंड आई विल हैव टू टेक अप्लाई फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। दिस कैन बी अमेंडमेंट। बट इफ आई एम ऑलरेडी अ फर्म, फर्म में एक पार्टनर ऐड हो गया तो कोई पैन में चेंज नहीं हुआ। पहले पार्टनर्स ए और बी थे, अब पार्टनर्स हो गए ए, बी और सी। अब पार्टनर्स कौन बन गए, ए, बी और सी। अब 3 पार्टनर्स बन गए, बराबर है कि नहीं। तो अगर आप 3 पार्टनर्स बन गए तो इसमें कोई फॉर्म में चेंज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज, इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन एनी चेंज विच रिजल्ट्स इन चेंज इन पैन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अमेंडमेंट, यू विल हैव टू कैंसिल एंड यू विल हैव टू अप्लाई फॉर न्यू नंबर। सेम हैपेंस इफ आई एम शिफ्टिंग माई लोकेशन, से इफ आई शिफ्ट माई लोकेशन फ्रॉम पूना टू, मेरा ऑफिस प्रेस्टीज पे था, प्रेस्टीज से मैं मॉडल कॉलोनी चली गई, इट्स ओके, आई कैन जस्ट सेंड यू द एड्रेस डिटेल्स, यहाँ का लाइट बिल या वहां का मैं रेंट अग्रीमेंट दूंगी, या वो मैंने प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं आपको उसका ओनरशिप का डेटा दे दूंगी, उसके बेसिस पे आप चेंज कर दोगे। बट मान के चलो अगर मैं स्टेट ही शिफ्ट कर रही हूँ, मैं पूना से दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ, तो बेटा वोंट माय जीएसटी नंबर चेंज, क्योंकि जीएसटी नंबर के पहले 2 स्टेट कोड्स होते हैं। तो जहां नंबर ही चेंज होने वाला तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आपको नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इट सेज। इफ आई शो यू, सी लाइक दिस ऑलरेडी आरसी, आपको अगर पीपीओबी, एपीओबी, आरसी में कुछ अमेंडमेंट्स करने तो 2 है। नॉन कोर इज चेंजिंग मोबाइल, चेंजिंग ईमेल, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ पीओ वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, सो देर इज नो नीड ऑफ पीओ वेरिफिकेशन या अप्रूवल। ये आपको करना है कितने दिनों में, आरसी में अमेंडमेंट्स जो इवेंट हो रहा है उसके विद इन 15 डेज में आपको इन्फॉर्म करने का है पोर्टल पे। तो आपका जो भी अमेंडमेंट्स हो रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म इट विद इन 15 डेज। अब देखो, अगर कोर फील्ड है तो उसका प्रोसेस देखो। आपकी अगर किसी कोर फील्ड में चेंज हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, पीओ वेरीफाई करेगा। अब 2 चीजें हो सकती है, डॉक्यूमेंट ओके है या डॉक्यूमेंट्स नॉट ओके है। अगर डॉक्यूमेंट्स ओके है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स नॉट ओके है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट आते वक्त आपको नोटिस आएगा कि क्यों ना हम ये रिजेक्ट करें, ये ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए हम आपका रिजेक्ट करें, या आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ऐसा आपको बताया जाएगा। तो ये जो है पीपीओबी या ये जो भी चेंजेस है आपको 15 दिनों में करना है। अब कुछ चीजें है, एग्जाम्पल कि लीगल नेम चेंज करना, आपको आपके फर्म का नाम ही बदलना है, यू वांट टू चेंज द नेम, यू वांट टू हैव द एड्रेस चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, इसको हम कोर फील्ड बोलेंगे। एंड नॉन कोर किसको बोलेंगे, ईमेल बदलना, फोन नंबर बदलना। हाँ, अब कुछ चीजों को अमेंडमेंट नहीं बोलते, वो कौन सी है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये आपको अगर नोट करना है तो जल्दी से कर लीजिए। What is constitution change? I told now. Firm has 2 partners. Change of constitution. A and B partners plus C got added as new partner. This is change in constitution. 1 partner retired 3 में से. Added as what? New partner. So what is this change in constitution? Is it important to learn the procedural part? Just quick and fast like we are doing. Amendments have come there, so that is why you should go through it. Done hai? Now what will not be treated as? What will not be treated as? There are some things which will not be treated as change in constitution. अब किसको change in constitution नहीं मानेंगे? Now here
I'll show you here. Two things for which amendment is not possible. There are two things for which amendment is not possible. Change in the constitution which results in change in PAN. मैंने आपको already बोल दिया. Like PKD का proprietor अलग है. Now if I want to do a partnership with my husband, then I'll have a firm. फर्म का हमारा पैन आएगा, फर्म का पैन अलग होगा, तो इस केस में आपको पीकेडी को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और हमारी फर्म को हमें नया एप्लीकेशन रजिस्टर करना पड़ेगा. या हर्षद सर और आनंद सर देखो ये बोल रहे हो कि पैन नहीं चेंज हो रहा है. एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है, पैन नहीं चेंज हो रहा है. हर्षद सर और आनंद सर की ऑलरेडी पार्टनरशिप है. अगर पीकेडी उनको ज्वाइन कर रही है, इफ आई वांट टू ज्वाइन देम, पार्टनरशिप फर्म का पैन ऑलरेडी है, बट पीकेडी इज जस्ट ज्वाइनिंग, देयर इज नो चेंज इन द पैन. तो देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट रिजल्टिंग इन चेंज इन पैन. बट इफ देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिजल्ट्स अ चेंज इन पैन, देन उसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे. ठीक है. अरे अमेंडमेंट में आरसी नंबर, जीएसटी का नंबर वही रहने वाला है. You can't have the same GST number if PAN is different because GST number is a PAN based number. अब देखो, new partner admitted in the firm, then PAN of the firm remains the same. So this is amendment because it is not resulting in change in PAN. Now, when address changes and the location is shifted to different state, then you will have to apply for new registration because अब मेरा नंबर 27 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं किसी और स्टेट में जाऊंगी तो मेरा जीएसटी नंबर ही चेंज होने वाला है. सो दो चीजों में हम अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, जब मेरा पैन चेंज होता है और दूसरा जब मेरा लोकेशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है. हो पॅन चेंज झाला ना, म्हणून नो अमेंडमेंट. दिस इज नॉट अ अमेंडमेंट. इसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, इसको टोटल कैंसिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन. पीकेडी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा. एग्जाम्पल 2 में फर्म का पैन इज सेम, ओनली आई एम ज्वाइनिंग इन, देन इसमें अमेंडमेंट करके आप बता सकते हो कि नया पार्टनर ज्वाइन हुआ है. बट फर्स्ट केस में अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा. फर्स्ट केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यस यहां क्या करना पड़ेगा, पीकेडी विल हैव टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट, and the firm will have to take firm के लिए new registration. Example 1 में ओके डन है क्या? अब अमेंडमेंट भी हो गया. If it results in change in PAN, correct, then it will not be treated as amendment. Then you will have to cancel and you will apply for new. सिर्फ amendment से काम नहीं चलेगा, पूरा cancellation का प्रोसेस करना पड़ेगा और new application का प्रोसेस करना पड़ेगा. Yes आदिति. अभी डन? Yes, I'll go ahead.
उन्होंने भी वही एग्जाम्पल दिया है। वरुण एंटरप्राइजेज सोल प्रोप्राइटर, मैंने वही बोला है। वरुण एंटरप्राइजेज पहले प्रोप्राइटर था, अब वरुण एंड अरुण ने पार्टनरशिप किया तो पैन ही बदल जाएगा। तो विल ये अमेंडमेंट से काम चलेगा क्या? नहीं। दिस इज रिजल्टिंग इन चेंज इन पैन। सो वरुण जो प्रोप्राइटर है उसको वही एग्जाम्पल जो पीकेडी का दिया, ही विल हैव टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन एंड द न्यू फर्म विल हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। अब कैंसिलेशन की बात करते हैं। अच्छा, ये कोर में आपको ये समझना है। हाँ देखो, कौन सी चीजें हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाएंगी। कोर फील्ड्स क्या है? लीगल नेम ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है, आपका एड्रेस चेंज हो रहा है पीपीओबी, लीगल नेम ऑफ बिजनेस था, और पीपीओबी है और एपीओबी है। तो आपका अगर एड्रेस चेंज हो रहा है, आपका बिजनेस का नाम चेंज हो रहा है, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर इज नो चेंज इन द पैन, देन दिस इज ट्रीटेड एज अमेंडमेंट। तो मुझे ना एड्रेस चेंज करना है, मेरा प्रेस्टीज पॉइंट पे ऑफिस है वो मॉडल कॉलोनी में गया, फिर से पूरा आरसी नहीं करना है, आपको सिर्फ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट आपको कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है? 15। मुझे मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको प्रोसेस में क्या पढ़ाया? 10A मतलब वो बैंक के डिटेल्स देने के लिए रिलैक्सेशन हो गया 30 डेज। पीओ आपके ऑफिस पे आके फिजिकल हाँ वेरिफिकेशन करेगा, तब आपका वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। वो एक रिपोर्ट देगा 15 दिनों में, फोटो अपलोड करेगा, उसके बाद आपको आरसी मिल जाएगा। गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है जहां पे आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक है, आपके बायोमेट्रिक जो थंब इंप्रेशन है वो आधार के से चेक किए जाएंगे तब आपको मिलेगा। वो हो गया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? अमेंडमेंट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में आपको पता है दो टाइप के अमेंडमेंट्स होंगे, एक कोर एंड नॉन कोर। मुझे फोन नंबर, बैंक, ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो नॉन कोर है, मुझे अप्रूवल नहीं लगेगा, जस्ट एक ओटीपी आ जाएगा तो मैं मेरा ईमेल, मेरा फोन नंबर चेंज कर सकती हूँ। लेकिन मुझे मेरा पीकेडी की जगह मुझे पूजा कामदार नाम डालना है, या पूजा दाते डालना है, या कुछ और नाम डालना है, मुझे लीगल नेम चेंज करना है तो दिस इज अमेंडमेंट। या मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है, इट इज अमेंडमेंट। नया पार्टनर ऐड करना है, एक पार्टनर डिलीट करना है, दिस इज अमेंडमेंट। तो मुझे अमेंडमेंट 15 डेज में करना है। ओके आया तो अमेंडमेंट हो गया, ओके नहीं आया तो मुझे 7 दिनों में आगे रिप्लाई करना पड़ेगा। वो रिप्लाई भी सही होगा तो अमेंडमेंट हो जाएगा, वो रिप्लाई सही नहीं होगा तो मेरा अमेंडमेंट कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्ट मैम? वे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, हाँ आई विल टेल ना, रिड्यूस एटीओ का क्राइटेरिया मैं बताने वाली हूँ, विद एग्जाम्पल मैं कराने वाली हूँ, डोंट वरी। उसके लिए तो लेक्चर ले आइए, प्रोसीजरल पार्ट तो आई कुड हैव जस्ट फिनिश्ड इट यस्टरडे, आई एम गोइंग टू डू दैट टुडे। अब देखो, अब मैं आती हूँ कैंसिलेशन के प्रोसेस पे। अब कैंसिलेशन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बट आई टेल यू व्हाट टू रिमेंबर इन दिस ऑल्सो। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में आपको दो चीजें समझनी है। ओके, पहले आपको ये समझना है कि कैंसिलेशन आप खुद कर सकते हो। कैंसिलेशन कैन बी डन स्यू मोटो। स्यू मोटो मतलब क्या? आप खुद से कर रहे हो। स्यू मोटो मतलब क्या? आप खुद से कर रहे हो। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि कैंसिलेशन जो है, आइदर आपके जो भी क्वेरीज है तो मैं जस्ट देखूंगी 5 मिनट के बाद, जस्ट लेट मी फिनिश इट, फ्लो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, मेरा खत्म होने दो, फिर आपको जो भी क्वेरीज है मैं आपके एक्सप्लेन करती हूँ। और इसके बाद इंपॉर्टेंट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, ऐसे में 3-4 केसेस है जिसके एग्जाम्पल्स लेके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब देखते हैं। स्यू मोटो आप खुद से कैंसिलेशन कर सकते हो, मतलब टैक्स पेयर खुद अप्लाई कर रहा है। दूसरा हो सकता है कौन कैंसिल कर रहा है? पीओ। दूसरा कैंसिलेशन कौन कर रहा है? पीओ इज डूइंग द कैंसिलेशन, सो पीओ इज गोइंग टू डू द कैंसिलेशन। नाउ यू हैव टू लर्न दिस। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है व्हेन कैन पीओ कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, तो यू कैन लर्न दिस। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, व्हेन कैन PO cancel your registration. So when can PO cancel your registration? तो ये कुछ चीजें जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। When can he cancel your registration? तो ये आपको कुछ चीजें जो क्या करनी पड़ेगी,
लर्न करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस आएंगे जो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, कैंसिलेशन वॉलंटरीली हो सकता है बेटा, वैसे ही आप एक चीज याद रखना, जैसे कैंसिलेशन आप वॉलंटरी कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन भी वॉलंटरी कर सकते हो। मतलब वो रजिस्ट्रेशन के पार्ट में रहेगा, तो फटाफट बताती हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन के लिए 3 सेक्शंस है। यू हैव सेक्शन 22, यू हैव सेक्शन 23 वेर यू आर एग्जम्प्ट, और देन यू हैव सेक्शन 24 वेर यू आर कवर्ड अंडर कंपल्सरी registration, where you are covered under compulsory registration. So you have 22, you have 23 and you have 24. तो ये केसेस होते क्या है बेटा, ये क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मान के चलो मेरा एटीओ क्रॉस नहीं हो रहा है, मान के चलो मुझे कंपल्सरी भी रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, फिर भी क्या मैं खुद से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? यस, व्हेन यू अप्लाई ऑन योर ओन इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग कवर्ड अंडर दीज रजिस्ट्रेशंस बट यू वांट टू वॉलंटरीली रजिस्टर, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट, देर इज नो टाइम लिमिट। जैसे कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन या 22 में यू हैव टू डू द यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। वॉलंटरी में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन का डेट नहीं है, क्योंकि आप खुद से करो, कोई टाइम लाइन नहीं है। अब इसका इफेक्टिव डेट क्या आता है? इसका इफेक्टिव डेट हमेशा आपकी आरसी का डेट आता है, क्योंकि कोई यहाँ पे डेडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे भी ऐसा नहीं आपका टर्नओवर 5 या 6 लाख है, फिर भी आपको रजिस्टर करना है। तो जिस दिन आरसी आएगा उसका इफेक्टिव डेट भी क्या होगा? इसका इफेक्टिव डेट इज डेट ऑफ आरसी। इसका इफेक्टिव डेट क्या है? डेट ऑफ आरसी। ओके क्या? इसका इफेक्टिव डेट क्या आएगा? आपका डेट ऑफ आरसी आएगा। ठीक है, अब मैं आगे बताती हूँ कि कैंसिलेशन के रीजंस क्या है। ये हो गया क्या? अब कैंसिलेशन क्या हो सकता है? अब देखो, कैंसिलेशन आइदर आप खुद कर रहे हो। अब कैंसिलेशन की प्रोसेस के बीच में क्या होता है? एक सस्पेंशन है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सस्पेंशन के बारे में फटाफट 2 मिनट में बताऊंगी, तो इजी है और सिंपल सी प्रोसेस है। अब क्या होता है? आप खुद कैंसिल करते हो। फर्स्ट, टैक्स पेयर क्या करता है? खुद से कैंसिलेशन करना चाहता है। सो टैक्स पेयर वांट्स टू कैंसिल। या दूसरा क्या हो सकता है? पीओ वांट्स टू कैंसिल। अब टैक्स पेयर वांट्स टू कैंसिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करोगे, बीच में सस्पेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। और उसके बाद करेक्ट वेरिफिकेशन के बाद एक्चुअल कैंसिलेशन हो जाएगा। तुरंत हम कैंसिल नहीं करते, बीच में हम क्या करते हैं? सस्पेंशन इज टेम्पररी कैंसिलेशन। व्हाट इज सस्पेंशन? इट इज टेम्पररी कैंसिलेशन। व्हाई डू वी डू दैट? पता है क्या? इस दिन मैंने एप्लीकेशन कर दिया और एक्चुअली जब कैंसिल हुआ, मान के चलो इस प्रोसेस को लगे कुछ 45 डेज या इसको लग गए कुछ 90 डेज, 60 डेज, व्हाटएवर, कुछ टाइम गैप लग गया मुझे। ये 45 और 90 डेज में कुछ टाइम गैप लग गया। यहाँ पे जब मुझे कुछ टाइम गैप लग जाता है, मुझे फिर रिटर्न भरना पड़ेगा, सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो उससे बचाने के लिए हम लेके आए कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन। तो योर नंबर हैज बीन सस्पेंडेड, तो कैंसिल नहीं हुआ है, हमारा वेरिफिकेशन चालू है। हम जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ इनके कोई टैक्स ड्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, तब हम क्या करेंगे बेटा? आपके नंबर को कैंसिल कर देंगे। सो व्हाट इज सस्पेंशन? टेम्पररी कैंसिलेशन। व्हाट इज सस्पेंशन? टेम्पररी कैंसिलेशन। बराबर है, ये कन्वीनियंस के लिए। ओके, ठीक है क्या? अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या होता है। अब टैक्स पेयर खुद कब कैंसिल करेगा? टैक्स पेयर खुद का नंबर कब कैंसिल करेगा? जब उसने बिजनेस ही बंद कर दिया होगा। आप एज अ बिजनेसमैन सोचो ना, आप कब एप्लीकेशन कैंसिल करोगे? आपने बिजनेस बंद कर दिया। दूसरा, आपने क्या कर दिया? आपने बिजनेस डिस्पोज ऑफ कर दिया, अमालगमेट हो गया, खत्म हो गया। या आप कब कैंसिल करोगे? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वही, पीकेडी वॉज अ प्रोप्राइटर, तो मेरा पैन अलग था। अब पीकेडी ने क्या किया? पीकेडी एंड आशीष दाते का पार्टनरशिप हुआ, ये फर्म हो गया। अब हमारा क्या है? ये पैन जो है ये अलग है, तो पीकेडी को कैंसिल करना पड़ेगा और फर्म को नया नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीकेडी क्या करेगी? आई विल अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। और आई विल अप्लाई फॉर कैंसिलेशन व्हेन आई नो मेरा बिजनेस ही डिसकंटिन्यू है, मैं बेच ही रही हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं नंबर। या I am no more liable for registration. I am constantly, my business has gone down. I am below the threshold limit. Constantly I am below the threshold limit. then ऐसे क्यों चाहिए नंबर? क्योंकि एक बार नंबर ले लिया ना, आपको हमेशा जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और रिटर्न भरने पड़ेंगे, कंप्लायंस करना पड़ेगा। ऐसे मुझे चाहिए ही नहीं नंबर, मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए।
Okay, so or you are other than voluntary and you no longer are liable to be registered under 2224. या मैंने इसलिए रजिस्टर किया क्योंकि मैं इंटरस्टेट सेल कर रही थी, अब मेरा इंटरस्टेट ही बिजनेस ही बंद हो गया, अब मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, तो मैंने कैंसिल कर दिया खुद से। अब ये वाला लर्न करना जरूरी है जब पीओ कैंसिल करेगा। पीओ कैंसिल करेगा मतलब तुमने कुछ तो पनिशमेंट, तुमको कांड किए तुमने, मतलब तुमने क्या किया, तुम्हारा फेक बिजनेस है, बिजनेस ऑन पेपर है, और यू आर जस्ट इशूइंग इनवॉइसेस फेक ऑन पेपर, आप किसी को गुड्स भेज ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ इनवॉइसेस दे रहे हो। या आपके जीएसटीआर 3B और 1 में फर्क है। ये जीएसटीआर 3B एंड 1 का डिफरेंस इज वेरी मेजर प्रॉब्लम। व्हाई वेरी मेजर प्रॉब्लम? 1 इज आउटवर्ड सप्लाई, मैंने 1 में तुम्हारा एंट्री कर दिया, बेस्ट है, तुम्हारे 2B में आ जाएगा, तुम आईटीसी ले लोगे, लेकिन मैं 3B में सेल कम करके दिखाऊंगी क्योंकि 3B के बेसिस पे मेरा पेमेंट होता है। 3B के बेसिस में मेरा पेमेंट होगा तो मैं 3B में सेल जानबूझ के क्या करूंगी, कम कर दूंगी। तो दिस इज नॉट फेयर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 and 3B हैज टू मैच। इफ इट डजंट मैच वी विल सेंड यू अ नोटिस। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या भेजेंगे, नोटिस। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, आपको सेंड करेंगे नोटिस, है ना। और ये एक सिस्टम जनरेटेड भी नोटिस आता है, तो वो एक पार्ट है अमेंडमेंट का, वो मैं नहीं तो यहीं पे आपके साथ भी कवर कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम जनरेटेड अमेंडमेंट नोटिस आ जाएगा। अब आपको पहले ये लर्न करना है कि आपको कैंसिलेशन कब होगा। वो सिस्टम जनरेटेड वाला तो ठीक है, पहले कौन सी ऐसी चीज है जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कैंसिलेशन होगा, ये आपको लर्न करना पड़ सकता है। तो यू कैन गेट अ थ्योरी क्वेश्चन हियर इज अ थ्योरी क्वेश्चन। स्टेट द सर्कमस्टेंसेज व्हेन द पीओ कैन कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। सो यू हैव टू स्टेट द सर्कमस्टेंसेज व्हेन पीओ कैन कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। बेटा तो आपको ये करना पड़ेगा लर्न। इसमें क्या सर्कमस्टेंसेज है, आपने बिजनेस के लिए, आप बिजनेस ही नहीं कर रहे 6 महीने से, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, वॉलंटरी ले लिया कि हाँ बड़ा प्लान है, बेस्ट है, बिजनेस करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फॉर सम रीजन द प्लान डिडंट वर्क, यू डिडंट गो अहेड विद द बिजनेस, आप 6 महीने से बिजनेस ही नहीं कर रहे, तो पीओ खुद बोलेगा, नोटिस भेजेगा, चलो चलो कैंसिल करो आपका रजिस्ट्रेशन। या पीओ जो है, हाँ आप सिर्फ इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, ना तो सप्लाई ऑफ जी है या ऐसे। अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, तो वहां पे कुछ कंपनीज थी जहां पे जस्ट ऑफिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर है सब कुछ। बहुत लोग ऐसे करते हैं, इसीलिए प्रोविजन डाली हुई है। वी हैव कॉट मेनी पीपल डूइंग दिस फेक ऑन पेपर बिजनेस, दैट इज वाई वी आर डूइंग ऑल दिस नाउ। यहाँ पे देखो, या आप एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स को ब्रेक कर रहे हो, ये हम फाइनल में सीखेंगे व्हाट इज एंटी प्रॉफिटियरिंग। इन जीएसटी आप टैक्स के नाम पे प्रॉफिट नहीं कर सकते, मतलब टैक्स के नाम पे आप कलेक्ट कर रहे हो और आप प्रॉफिट कर रहे हो, या आप आईटीसी ले रहे हो लेकिन सामने वाले को पास ऑन नहीं कर रहे, आप इनपुट टैक्स को भी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो। यू कांट मेक अ प्रॉफिट इन द नेम ऑफ टैक्स। So there's a provision which you're going to learn in final. उस प्रोविजन को आपने ब्रेक कर दिया तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। आपका जीएसटी नंबर अब और कब कैंसिल होगा, अगर आप प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ब्रेक करते हो। यू रिमेंबर 16(2) आईटीसी की 5-6 कंडीशंस, यू शुड हैव रिसीव्ड गुड्स। आईटीसी की कितनी कंडीशंस है, आपकी क्या कंडीशन है, आईटीसी की क्या कंडीशन है, चलो बोलो जल्दी। आप क्या करते हो, गुड्स रिसीव होते हैं, गुड्स रिसीव होने चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिल टू शिप टू चलेगा उसमें, फिर सप्लायर हैज पेड द टैक्स टू गवर्नमेंट, रेसिपिएंट हैज फाइल्ड द टैक्सेस, सप्लायर ने 1 भरा, 1 से आपके 2B में आ गया, और ये सेक्शन 38 वाला रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं होना चाहिए। ये आप कॉन्स्टेंटली इस प्रोविजन को वायलेट कर रहे हो और आईटीसी क्लेम कर रहे हो। सो इफ यू टेक आईटीसी ब्रेकिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 देन यू आर लायबल फॉर कैंसिलेशन। ऑफिसर कैन सेंड यू अ नोटिस एंड से प्लीज कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। आगे, if there's a difference in GSTR 1 and 3B, they do not match। अगर आपका 1 और इसका ये मैच नहीं करेगा तो they do not match, तो फिर हम क्या करेंगे, आपका बेटा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। आगे, आपने रूल 36B फॉलो नहीं किया। व्हाट इज रूल 36B? 36B मतलब वो रूल जहां पे आपको 99% जिसका टर्नओवर हर मंथ में टैक्सेबल 50 लाख से ऊपर है, तो आपकी लायबिलिटी पे करने के लिए आपने 99% ऑफ ई क्रेडिट लेजर यूज करना है, 1% इन कैश। तो
तो आप ये रूल है और फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, हम लोग रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर देंगे। अगला ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया है, अगर आप वॉयलेट द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। व्हाट इज रूल 10A? गलती से कल मैंने 10AA बोल दिया था, इट इज 10A। 10A क्या बोलता है, अगर आप आपका बैंक के डिटेल्स नहीं भेजते हो, 30 डेज के अंदर आपको रिलैक्सेशन दिया है, वो 30 डेज में नहीं देते हो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन करेगा, और जैसे ही आप नंबर दे देते हो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा। इज दैट ओके? ये सही है ना? ये ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, अभी भी मेरा ये खत्म नहीं हुआ है, कब तक और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा पता है? आप रिटर्न्स नहीं भरोगे। ओ माय गॉड, व्हाट विल यू नॉट डू बेटा? यू डोंट फाइल योर रिटर्न्स। तो आप रिटर्न्स नहीं फाइल करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, 3B और 1 में डिफरेंस है, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप रिटर्न्स नहीं भर रहे हो, कब के और कौन से रिटर्न्स नहीं भर रहे हो? अगर आप ऐसे नॉर्मल पर्सन हो तो आपने कंटिन्यूसली 6 महीने के रिटर्न्स नहीं भरे। अगर आप क्वार्टरली QRMP चूज करते हो तो आपने 2 क्वार्टर के नहीं भरे। क्वार्टरली तो कितना, 2 क्वार्टर, और मंथली वाले हो तो 6 महीने के। अच्छा मैम, हम कॉम्पोजिशन में उधर तो साल में एक ही बार रिटर्न भरना है। ध्यान से सुनो बेटा, आपने अगर रिटर्न्स नहीं भरे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। सो इफ यू आर, एक ही सेकेंड ना, 1 सेकेंड, यस, लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट अस अंडरस्टैंड। रिटर्न्स फाइल नहीं किए आपने, अभी रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब आपने रिटर्न कब नहीं भरे, 6 महीने के रिटर्न्स नहीं भरे। अगर आप क्वार्टरली QRMP में हो तो आपने कंटिन्यूसली 2 टैक्स पीरियड के नहीं भरे। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो ड्यू डेट, कॉम्पोजिशन सप्लायर हैज टू फाइल ओनली GSTR 4 वंस। तो मार्च का GSTR 4 की आपकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल। आपकी ड्यू डेट क्या होती है, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद भी अगर 3 महीने तक हम रुकेंगे, उसके 3 महीने के बाद अभी तक आपने अगर कॉम्पोजिशन वाला रिटर्न नहीं भरा है, देन आई कैन एज अ PO सेंड यू अ नोटिस फॉर कैंसिलिंग योर रजिस्ट्रेशन। देन एज अ PO आई कैन सेंड यू अ नोटिस फॉर कैंसिलेशन। तो योर कॉम्पोजिशन सप्लायर फाइलिंग अंडर GSTR 4 ईयरली रिटर्न, ड्यू डेट 30 अप्रैल है। हम आपके लिए कितनी देर रुकेंगे बेटा, 3 मंथ्स के लिए रुकेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, आई विल कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। देन आई विल सिंपली गो अहेड एंड कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। करेक्ट है? नहीं रे, ही विल सेंड यू अ नोटिस। कैंसिल मतलब क्या, एक्ट में, अपने इंडियन एक्ट में कभी ऐसा होता है क्या? ऐसे क्या करती है तू कि आई विल जस्ट कैंसिल मतलब आई विल सेंड अ नोटिस कि इट्स कैंसिल। आई विल ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ यू बीइंग हर्ड एंड पूरा प्रोसेस करेंगे ना। बट आई हैव अ राइट टू एटलीस्ट सेंड बाबा कि आई एम गोइंग टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। ओके, अब सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? यू कैन जस्ट नोट डाउन, सस्पेंशन इज इक्वल टू, वी नो दिस, सस्पेंशन क्या होता है, दिस इज अ टेम्पररी कैंसिलेशन। इसलिए दिया जाता है कि अगर आप सस्पेंडेड हो तो आपको कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। आपका जब तक PO, आपका नंबर भी जब तक सस्पेंडेड होता है, आपको कोई रिफंड वगैरह या ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न भी नहीं भरना है, आपको कुछ भी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। बराबर है क्या? अब देखते हैं यहां पे, ये देखो, टैक्स पेयर अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन, PO सस्पेंड करेगा तो प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके बाद कैंसिल होगा। तो इस टाइम फ्रेम में आपको नो नीड टू कंप्लाई विद एनी रिटर्न फाइल। बराबर है क्या? इसलिए सस्पेंशन किया जाता है। अब देखो, अब यहां पे देखना, अगर PO ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, प्रोसेस देखो, व्हाट डज PO डू? PO cancels your registration. PO cancels the registration, then PO will first suspend the registration. PO will intimate the suspension on email.
पीओ आपको मेल भेजेगा और बोलेगा कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन जो क्या कर दिया, सस्पेंड, एकदम पूरा कैंसिल नहीं कर दिया, एक मौका देंगे आपको, आप वेरी प्रोसीडिंग्स होगा। तो पीओ आपको क्या करेगा, ही फील्स कि आप उस कैंसिलेशन की कैटेगरी में आ रहे हो, देन ही विल टेम्प फर्स्ट सस्पेंड इट, ही विल सेंड यू मेल दैट बॉस आई एम सस्पेंडिंग योर registration. Then he will send you an intimation. He will ask you for a reply within 30 days. He will ask you for a reply within 30 days. All is okay if your reply कि नहीं गलती हो गई, ऐसा हो गया, नहीं सस्पेंड मत करो, या हमने कंप्लेंट्स कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है, आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ऑल ओके है, तो ही विल कैंसल द सस्पेंशन। ऑल इज नॉट ओके, खत्म, ही विल कैंसल द रजिस्ट्रेशन। आपको एक मौका दिया ना, सस्पेंशन किया, आपको मेल पे बताया, आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई सही है तो आपका कैंसलेशन सस्पेंशन कैंसिल हो गया, रिप्लाई सही नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है। बराबर है क्या? तुमको समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, now you can get this for question. A registered person in the exam, a registered person whose registration has been suspended. तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, वो क्या नहीं कर सकता, ऐसा पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, ही कैन नॉट फर्निश एनी रिटर्न्स, और इस व्यक्ति को कोई रिफंड भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, मुझे मैंने जो नया फॉर्मेट देखा ना एमटीपी का, उसमें जीएसटी पे एक थ्योरी क्वेश्चन है ही, पहले से भी होता था और अभी भी है। तो ये कुछ चीज है जहां पे आपको जीएसटी पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? ओके है क्या? सेल ही नहीं कर सकते जब सस्पेंडेड है, तो पुराना तो वो ले सकता है ना, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं जब सस्पेंडेड हूँ तब सेल नहीं कर सकती, पहले तो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो कमिश्नर के पास तो रूल है ना, एक 88A, जहाँ पे कमिश्नर को अगर लगा कि आपके बकेट में सब फ्रॉडुलेंट है तो मैं 1 साल के लिए आपको रोक सकती हूँ। हाँ, वो तो है ही ना। चलो डन है क्या ये? एनीथिंग एंड एवरीथिंग, व्हाट आर यू डूइंग? टेस्ट कब लोगे, टेस्ट कब लोगे, टेस्ट कब लोगे, क्या चल रहा है? व्हाट टेस्ट? अब रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, मान के चलो कि आपने सस्पेंशन के लिए मुझे कर दिया, पता चल गया कि आप सस्पेंड कर रहे हो, मेरा कैंसिल कर रहे हो, तो मेरे पास क्या क्या राइट्स है? आई कैन रिवोक, आई कैन कैंसिल योर सस्पेंशन। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो बताती हूँ, पहले सुनना, ये अलग बात है। यहाँ पे अगर टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन, हाउएवर इफ सस्पेंशन इज फॉर रूल 10A, काय के लिए? रूल 10A के लिए, एंड इफ बैंक डिटेल्स आर प्रोवाइडेड देयर विल बी ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन। तो बैंक डिटेल्स के लिए हम बोलते हैं यार पूरा प्रोसेस मत करो, वो सिस्टम ही कर देगा, हमको बीच में मत लाओ। बैंक अकाउंट नहीं दिखा, सिस्टम जनरेटेड कैंसिलेशन, बैंक अकाउंट आ गया, कैंसिलेशन को कैंसिल कर देंगे, मतलब सस्पेंशन को रिवोक कर देंगे। ये सिंपल है, ओके है क्या? ये भी एक अमेंडमेंट के फॉर्म में आया है, इसीलिए ऐसे बता रही हूं। हाँ बताती हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताऊंगी ना, पहले मुझे कंप्लीट तो करने दो, बस 5 मिनट ही रह गया है ये, फिर मैं क्वेश्चंस ही कराती हूँ। ओके है क्या? देख लो भाई। अब देखो, ये प्रोसेस दिया है, ये इतना ज़रूरी नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ एप्लीकेशन, 1 मिनट, अब एक अमेंडमेंट जो है वो बताती हूँ पहले। अब सुनना, पहले ये देखना, ध्यान से देखो, ये रिवोकेशन का जो 30 डेज है ना, ये चेंज हो गया है, यहाँ पे एक करेक्शन आ गया, वो बताती हूँ बेटा। ये ज़्यादा इतना प्रोसीजरल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
पहले सुन के लो। अभी किधर है हम? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंजेस सुनो। मुझे क्या करना है कि आई हैव टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आई हैव टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ माई कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ माई सस्पेंशन। आपने मेरा आरसी किया, सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आपने उसको कैंसिल भी कर दिया, मान के चलो, फिर भी डू आई हैव अ राइट? यस, आई स्टिल हैव अ राइट वेर आई कैन रिवोक इट। आई कैन अगेन सेंड यू अ रिप्लाई, आई कैन से नहीं नहीं आपने कैंसिल नहीं करना चाहिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सी व्हाट इज दिस प्रोसेस। दिस इज फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपने ना डिसाइड कर लिया कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, फिर भी डू आई हैव अ चांस? यस, आई स्टिल हैव अ चांस। एंड व्हाट इज द चांस? आई कैन गिव अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। मतलब आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल माय कैंसिलेशन। यस, आई वांट यू टू रिवोक माय कैंसिलेशन। अब सुनना, ये रिवोक करने का जो तरीका था, एक सेकेंड ना, यस, ये रिवोक करने का जो पहले मेथड था, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिवोकेशन अर्लियर वाज 30 प्लस 2 बार एक्सटेंशन होता था, 30 प्लस 30। दिस इज ओल्ड, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है कि आपको पहले रिवोकेशन करने के लिए, यस यू कैन टेक दिस डाउन, आपको टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, ये आपको सवाल आ सकता है, यू नो दे कैन आस्क यू लाइक दिस अ केस स्टडी कि मिस्टर एक्स का कैंसिलेशन इस डेट को कैंसिल हो गया है और अभी है ना उसके पास 30 दिन निकल गए, 60 डेज निकल गए, कैन यू स्टिल अप्लाई फॉर रिवोकेशन? तो नाउ व्हाट इज द न्यू टाइम लिमिट? अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पीओ ने कैंसिल कर दिया आपका और सस्पेंशन आ गया, ईमेल आ गया, नहीं हो गया, फिर भी कैंसिल कर दिया। आपके पास एक और चांस है, आप क्या कर सकते हो? अभी रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब रिवोकेशन के लिए ओल्ड टाइम लिमिट क्या था? रिवोकेशन के लिए ओल्ड टाइम लिमिट था 30 डेज ओरिजिनल प्लस 30 क्या है? एक्सटेंशन। 30 डेज का क्या है? एक्सटेंशन है, और प्लस 30 डेज का और एक्सटेंशन है। तो हमने ये 90 भी लोगों को कम लग रहा था, 90 भी लोगों को क्या लग रहा था? बहुत कम है, 3 महीना नहीं, आपने ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो अब नाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 90 प्लस आपको 180 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं। नाउ द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन इज 90 डेज प्लस कमिश्नर और हिज ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन एक्सटेंड दिस फर्दर पीरियड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो आपका एप्लीकेशन रिवोकेशन करने का टाइम जो पहले 30 था प्लस 30 और 30 2 बार एक्सटेंशन मिलता था, अब अमेंडमेंट हो गया है कि नहीं, अब ये 30 में नहीं, आपको कितना टाइम दिया? बहुत टाइम दे दिया। अभी आपको मिला है 90 डेज प्लस आपको मिला है 180 डेज का एक्सटेंशन। मतलब लगभग 6 महीने तो 180 के हो गए और 9 महीने तक तो अपन खेलते ही रह सकते कि कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो। बहुत टाइम मिल गया भाई। हो गया क्या? ये लिख नोट कर दो। हो गया? ए ओके, क्या क्या लिख रहे हो? ठीक है, हाँ 270 डेज तक तो हो ही गया अभी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, दिस इज एन अमेंडमेंट दैट हैज कम। ओल्ड वाज 30 प्लस 30 प्लस 30, अब 90 प्लस 180 हो गया। अब रिवोकेशन के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हो? 90 प्लस 180। अगर उसने अप्रूव किया तो वो 180 मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, 90 तो मुझे पक्का मिलेगा। 180 इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमिश्नर। आ गया क्या सबका? चलो अब मैं आपको बताती हूँ। Okay, here this part is really not that important.
नॉट इम्पॉर्टेंट। सी मैंने क्लास में भी लिखवा के दिया है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ओके आई विल एक्सप्लेन, दिस इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। कंक्लूजन में आपको बोलती हूँ, अगर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल, हाँ ओके, मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ, देखना रीजंस फॉर नॉन फाइलिंग। अगर मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का इफेक्टिव डेट भी पता है क्या हो सकता है, कभी कभी आपका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव से भी कैंसिल हो सकता है, कभी कभी आपका रजिस्ट्रेशन इफ आज की डेट से भी कैंसिल हो सकता है। ये डिसीजन कौन लेगा? पीओ लेगा। एक बार पीओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, वो बैकडेटेड भी कैंसिलेशन करता है या आज की डेट से भी कर सकता है। मान के चलो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, किस रीजन की वजह से, आप ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए? रिटर्न्स भरने चाहिए। फिर आप ऑफिसर को जाके बोलो यार गलती हो गई, रिटर्न्स नहीं भरे थे, अब भर देता हूं, आप रजिस्ट्रेशन मेरा रिस्टोर कर दो, रजिस्ट्रेशन मेरा क्या कर दो? रिस्टोर कर दो। तो बस वही बोलते हैं, इफ द रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल, किस रीजन की वजह से कैंसिल हो गया बेटा? ड्यू टू नॉन फाइलिंग। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, यू विल फर्स्ट हैव टू फाइल द पेंडिंग रिटर्न्स एंड ओनली देन द कैंसिलेशन विल बी रिवोक्ड। लॉजिकल और टेल मी नॉट? यस, इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक, फर्स्ट से ना कि आई रेक्टिफाई इट, में हाँ गलती हो गई, रिटर्न नहीं भरा, आपने 6 महीने के रिटर्न नहीं भरे, आपने 2 क्वार्टर के रिटर्न नहीं भरे और आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, तो आपकी ड्यू डेट के बाद 3 महीने तक आपने रिटर्न नहीं भरा, तो भाई साहब हम क्या कर देंगे? आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर देंगे। यू वांट इट टू बी रिस्टोर्ड, रिवोक करना है, पहले आप रिटर्न भर दो, फिर रिवोकेशन का एप्लीकेशन कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? दैट इज द मेन कंक्लूजन। ओके है क्या? ये वाला पार्ट या ऊपर वाला? ऊपर वाला आप मत, नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट, देन आई हैव टू एक्सप्लेन। आपको पढ़ने से नहीं समझेगा। प्रोसेस लर्न करनी है क्या? नहीं बेटा, मैं कितने फास्ट में प्रोसेस करवा दिया आज। अभी कितना हुआ क्लास का ड्यूरेशन? 1 घंटा हुआ क्या? तो कल के आखिरी के 15-20 मिनट में और आज 1 घंटे में इतना कर लोगे तो हो ही जाएगा ना प्रोसेस आपका खत्म। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। You understand? Great. You don't understand? Just leave it. Now over here, see, registration is cancelled from retrospective date. तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यार प्लीज रिवोक कर दो, मुझे रिटर्न भरने। तो ही विल अलाउ, ही विल से हाँ। उसने बैक डेटेड ही कैंसिल कर दिया तो आप पोर्टल पे लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले आपका रजिस्ट्रेशन का क्या करना पड़ेगा? रिवोक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा प्लीज मेरा नंबर चालू कर दे, मुझे रिटर्न भरने, देन ही अलाउ। या उसने आपका रजिस्ट्रेशन आज की डेट पे कैंसिल किया, आपको पोर्टल में लॉग इन अलाउड है लास्ट का, गो ऑन द पोर्टल, लॉग इन, फाइल योर रिटर्न्स, देन गो टू हिम एंड रिक्वेस्ट कि प्लीज अब अलाउ कर दे। इन शॉर्ट कंक्लूजन इज व्हाट? अगर आपका रजिस्ट्रेशन नॉन फाइलिंग की वजह से गया है, फाइल योर रिटर्न्स एंड रिक्वेस्ट द ऑफिसर प्लीज अलाउ मी टू नाउ रिस्टोर माई रजिस्ट्रेशन। खत्म। अरे खत्म। हाँ, तो मेरा क्या हो गया? मेरा क्या खत्म हो गया? रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। अरे हो गया ना। तो इसके लिए तो पहले फर्स्ट अप्लाई फॉर रिवोकेशन, आपको लेटर में लिखना पड़ेगा आई एम अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन फॉर आई वांट टू फाइल द रिटर्न्स। ऑफिसर से आपको बात करनी पड़ेगी पहले, यहां पहले आप फाइल कर पाओगे, देन यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन। ओके, सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल गिव यू, नहीं चलो अब मुझे आपको वो मेन पार्ट कराना है, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है? चलो हाँ हाँ, यस यस, ओके, लेट्स टेक एग्जांपल्स हियर। चलो, पृथ्वीराज कहाँ का है देखो, पृथ्वीराज इज ऑफ आसाम। क्या बेच रहा है? एक्सक्लूसिव गुड्स। कम ऑन फास्ट, सारे नहीं कराऊंगी एग्जाम्पल्स, जहां एटीओ कैलकुलेशन है वो नहीं कराऊंगी, जहां रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा वो कराऊंगी आपको, ठीक है? और वो रिड्यूस्ड एटीओ का भी एग्जाम्पल कराऊंगी। और किसका एग्जाम्पल कराऊंगी आपको?
रिड्यूस्ड एटीओ का भी एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ। ओके है क्या? चलो टेम्परेचर ना मैं अमर को कॉल कर रही हूँ। अब देखो पृथ्वीराज ऑफ आसाम, आसाम का है ये, इज एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा है। क्या बेच रहा है? एक्सक्लूसिव गुड्स है। ओके तो एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा है तो ये कहाँ जाता है? गुड्स के लिए क्या है? आसाम कहाँ जाता है? अदर में जाएगा। आसाम कहाँ जाएगा? अदर में जाएगा। तो एपी मस्ट में नहीं आता, एपी मस्ट में अरुणाचल प्रदेश एंड पौंडीचेरी। तो आसाम में है और शूज बेच रहा है मतलब जी है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख का होगा और उसका टर्नओवर 22 लाख है, तो नो नीड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। चलो यू ऑल आंसरिंग विथ मी, नो नीड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ पान मसाला, बेटा पान मसाला के लिए दो ही ऑप्शन है, 20 और 10। पान मसाला को हायर जंप नहीं मिला। 10 lakhs इन टीना मामी, 20 lakhs इन अदर स्टेट्स एंड 20 lakhs इन अदर स्टेट्स। तो अब ये देखो ये जो 22 lakhs है ये हाँ 20 lakhs का क्राइटेरिया हो जाएगा। तो नाउ यू विल हैव टू डू रजिस्ट्रेशन। यस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ टैक्सेबल G+S के लिए वापस क्या हो गया? 20 lakhs का क्राइटेरिया। हमारे एसी से टेम्परेचर का बढ़ो ना जरा, तो ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। आगे जाएंगे, चलो चलो लाइव स्ट्रीमिंग अभी यूट्यूब के बच्चों ने आपने फटाफट आंसर देना है अभी। अब यू आर इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 20 lakhs, तो यू आर लायबल। यस अब शिवाजी, अगला शिवाजी कहाँ का है? तेलंगाना। ओ माय गॉड, तेलंगाना कहाँ आता है? एपी इज मस्त, मस्त का टी स्टैंड्स फॉर तेलंगाना, ठीक है। हाँ तो अब तेलंगाना में आप टॉयज कर रहे हो तो गुड्स बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो तो तेलंगाना में एपी इज मस्त में 20 लाख का क्राइटेरिया है, तो यहाँ क्राइटेरिया 20 lakhs का होगा, फिर इसलिए आप 20 के ऊपर तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप सर्विसेज दे रहे हो तेलंगाना में तो 20 lakhs ही है। सर्विसेज के लिए दो ही है, 10 लाख टीना मामी, बाकी सब 20, तो आपको देखना ही नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अब देखो तो आपको रजिस्ट्रेशन यस, G+S बेच रहे हो तो भी लायबिलिटी 20 लाख, तो कंपलसरी है क्या? यस। अब आता है मणिपुर। अब मणिपुर किधर है? टीना मामी। टीना मामी में याद रखो सबसे कम ही है, ये 10 लाख है, सब जगह वो क्या है? 10 लाख ही है। टीना मामी में आप क्या बेच रहे हो? पेपर, मतलब सिर्फ गुड्स है, तो 10 lakhs। 10 lakhs आपका कितना है? 12 लाख के ऊपर है। आर यू लायबल? यस। आर यू लायबल? यस। आप यहाँ पे 12 लाख के गुड्स है, सर्विसेज है, अगेन क्राइटेरिया 10 lakhs। टीना मामी गुड्स में 40, 20, 10, सर्विसेज में 20 एंड 10, G+S में भी 20 एंड 10, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए 20 एंड 10, नोटिफाइड गुड्स के लिए 20 एंड 10। 10 इज ऑलवेज, टीना मामी इज ऑलवेज 10, कुछ भी हो जाए तो भी झेपता है कि नहीं झेपता है? यस। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यस, यहाँ पे भी 10 lakhs, तो रजिस्ट्रेशन यस। ओ माय गॉड, डिड यू गेट दिस? आगे जाएंगे। ओके लुक एट दिस नाउ। अब दिल्ली ब्रांच का टर्नओवर कितना है? 90 lakhs। एटीओ चेक करना है। मुंबई का कितना है? 10, तो टोटल मिला के टर्नओवर कितना हो गया? 100 lakhs ना। ये कहाँ है? दिल्ली और महाराष्ट्र, तो दोनों भी कोई स्पेशल इसमें नहीं है, अदर इसमें ही है। तो ये मान के चलो ये क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे होंगे। हाँ ये क्या सेल कर रहे हैं? मान के चलो गुड्स, तो आपके गुड्स के लिए टर्नओवर कितना है? 40 lakhs। आर यू क्रॉसिंग 40 lakhs? यस। अब पता है आपको बोथ ब्रांचेस को रजिस्टर करना है, यू हैव टू रजिस्टर बोथ ब्रांचेस, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ऐसा हम इंडिविजुअली नहीं देखते कि यार मुंबई बोलेगा मेरा टर्नओवर 10 लाख ही है तो मैं रजिस्टर नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुंबई ऐसा नहीं चेक करेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअली नहीं चेक करना है आपको। जो होता है एटीओ क्या चेक करना है? ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस सारे ब्रांचेस का मिला के चेक करना है। अगर आपने एटीओ क्रॉस कर दिया तो सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो सबको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? कोई प्रॉब्लम या डाउट या डिफिकल्टी नहीं है ना आपको? यस ओके आगे देखेंगे। ये एटीओ है, ऑयल का टर्नओवर 35 है,
पेट्रोल इज 40, तो आपका एटीओ कितना हो गया 75 lakhs. दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन कंपोजिशन. एटीओ काउंट करते वक्त एग्जाम, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नील, होली एग्जाम, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, सब कुछ ऐड होता है. एटीओ में आपका सेल ऐड होता है, कभी भी इनवर्ड परचेज ऐड नहीं होगा. एटीओ में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपका इनवर्ड कभी भी ऐड नहीं होगा, आपका क्या ऐड होगा, सिर्फ आउटवर्ड. चाहे आप उस पर टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, सामने वाला दे रहा है तो भी मेरा सेल है तो मेरे टर्नओवर में ऐड होगा. करेक्ट है क्या? ये देखो, ये नोट्स में कल मैंने ये बोला था रिड्यूस टर्नओवर का. इफ वन स्टेट इज अ नॉर्मल स्टेट एंड अदर स्टेट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, देन अप्लाई रिड्यूस्ड एटीओ. लेकिन अगर वो रिड्यूस्ड एटीओ विल नॉट अप्लाई, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी वाला जो स्टेट है, क्या वो कौन सा स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट से इट इज सेलिंग एक्सक्लूसिव लिकर एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो आपको रिड्यूस एटीओ अप्लाई ही नहीं होगा. तो आपको रिड्यूस एटीओ अप्लाई ही नहीं होगा. तो इससे रिलेटेड मुझे आपको 2 एग्जांपल्स दिखाने. टेम्परेचरच वाढवलंय का आत्ता वाढवलं, अमरला केलं होता. हां बघा, ओके क्या? ये देखो, ये 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है. आई विल इरेज दिस. करूँ क्या? अभी दिखाऊं क्या आपको? चलो, ये 2 मेन मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, वो रिड्यूस्ड एटीओ वाले एग्जांपल्स. अब देखो, राघव इज मेकिंग सप्लाई ऑफ व्हाट? रेडीमेड गारमेंट्स. राघव इज मेकिंग सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. अब आसाम है और त्रिपुरा है ना. आसाम इज इन नॉर्मल, त्रिपुरा इज इन टीनामामी. हाँ, अब ये देखो, राघव के केस में देखो, राघव के केस में क्या हो रहा है, एक आसाम में प्लस एक का है त्रिपुरा, और ये क्या बेच रहे हैं? रेडीमेड गारमेंट्स. अब इसको क्या अप्लाई हो जाएगा? रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया. अब इसका आप एटीओ क्राइटेरिया क्या मेंशन करोगे? इसका एटीओ क्राइटेरिया एप्लीकेबल विल बी, क्राइटेरिया आप लगाओगे वो होगा 10 lakhs का, रिड्यूस्ड वाला. नाउ इट्स एक्चुअल एटीओ. इसका एक्चुअल एटीओ देखो 28 + 11 है, 28 lakhs + 11 lakhs, तो कितना है वो? 39 lakhs. तो बॉस दोनों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. बहुत, त्रिपुरा को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आसाम को भी लेना पड़ेगा. आसाम नहीं बोल सकता मैं 28 लाख से मैं 40 के नीचे, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते. आपको आपका पैन बेस्ड एटीओ चेक किया जाएगा. एक नॉर्मल स्टेट है, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो बोथ, यहां पे बोथ आसाम एंड त्रिपुरा नीड टू बी रजिस्टर्ड. मैम लेकिन यहाँ पे 40 lakhs का एटीओ क्राइटेरिया करेंगे कि नहीं? आपने अगर किसी ने यहाँ 40 lakhs का क्राइटेरिया किया तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लगेगा. लेकिन मैं बता ही वो रही हूँ, हमें कौन सा एटीओ क्राइटेरिया अप्लाई होगा? रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया अप्लाई होगा. तो मुझे बोथ आसाम एंड त्रिपुरा में आपको क्या करना? बोथ आसाम एंड त्रिपुरा नीड टू बी रजिस्टर्ड. सही है क्या? देख लो. उसके बाद क्या होगा? अब सेकंड एग्जाम्पल किसका है? उदय का. अब उदय के केस में क्या हुआ? उदय इज सेलिंग टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र, बट इन नागालैंड व्हाट आर यू सेलिंग? नागालैंड में आप लिकर बेच रहे हो. अब ऐड होगा एटीओ में. अब रिड्यूस्ड एटीओ विल नॉट अप्लाई. रिड्यूस एटीओ will not apply. क्यों? क्योंकि नागालैंड इज सेलिंग एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल गुड. सो रिड्यूस एटीओ विल नॉट अप्लाई बिकॉज
नागालैंड इज सेलिंग ओनली नॉन टैक्सेबल गुड्स, लेकिन नॉन टैक्सेबल गुड्स को एटीओ में काउंट करेंगे। नॉन टैक्सेबल गुड्स को किधर काउंट करेंगे? एटीओ में। नॉन टैक्सेबल गुड्स को कहां काउंट करेंगे? एटीओ में। तो यहां देखो हम इसको कहां काउंट करेंगे? एटीओ में। अब एटीओ क्या हो जाएगा मेरा? 34 lakhs प्लस 8 lakhs। अब ये कितना हो जाएगा? 42 lakhs। अब मुझे रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा, यहां पे मेरा एटीओ क्राइटेरिया विल बी 40 lakhs, क्राइटेरिया विल बी। लेकिन तुमको पता है क्या, नागालैंड में हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे नागालैंड को, क्योंकि नागालैंड वाले से तुम नॉन टैक्सेबल बेच रहे हो लिकर, और इसको मैं कैसे रजिस्टर ही नहीं कर सकती, वो मेरे अंदर है ही नहीं। तो यहां पे ओनली महाराष्ट्र विल नीड टू रजिस्टर। ये वो खास और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नोट इट डाउन। नहीं, हमने सीखा ना कल एग्जाम्पशन में 23, व्हेन यू आर सेलिंग एक्सक्लूसिवली एग्जाम प्रोडक्ट्स एंड यू डोंट नीड टू रजिस्टर। इफ यू सेल एक्सक्लूसिवली व्हाट? You sell exclusively exempt goods or non-taxable goods, then you are not liable for registration. Correct है क्या? Done है क्या? हो गया? Then I think I have covered now. It's not a problem now. एक ये जस्ट एक्सप्लेन करूँ क्या? हाँ, एक जस्ट बता देती हूँ, बट रेस्ट तो ऑल वो अडाव का ये कंप्लीट करती हूँ, रेस्ट तो ओके है। आई टेल यू ऑल क्विकली, वेट। अब देखो यहाँ पे सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉफ्ट विंग्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। इधर ये है, और एक अडाव का भी है, ठीक है। अडाव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अडाव कंप्यूटर्स इज 15 lakhs, विच कंप्राइजेज ऑफ बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। 15 लाख ही टर्नओवर है, लेकिन इंटरस्टेट आ गया ना, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। हाँ या नहीं? क्या हो गया? नो कंप्यूटर, ओ सर्विस है, कंप्यूटर नहीं है। सॉरी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ लिया घाई में। देखो ऐसा घाई करेंगे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो मिस्टेक हो जाती है। Yes, so you have to be very careful. तो see, Adao Computers of Gujarat is selling computer maintenance service. तो अगर मेरा आंसर यहाँ पे है तो वो यही है कि Adao Computers क्या प्रोवाइड कर रहा है? S. So this is inter as well as intra. लेकिन interstate service is not covered under compulsory. What is covered under compulsory? Interstate supply of goods. अगर ये कंप्यूटर बेचते और इंटरस्टेट होता तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाता, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई को सर्विस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर वो 22 में भी कवर्ड नहीं है, क्योंकि उसका एटीओ इज नॉट एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। एटीओ भी 15 लाख ही है ना। हाँ, अडाव कंप्यूटर इज इन गुजरात एंड गुजरात में रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख। कंक्लूजन, यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 24 ऑल्सो एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22 ऑल्सो। तो अडाव कंप्यूटर्स नो रजिस्ट्रेशन। 22 इसलिए नहीं क्योंकि एटीओ क्रॉस नहीं कर रहा है, और कंपलसरी इसलिए नहीं क्योंकि इंटरस्टेट सर्विस ऑफ क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ क्या है? सर्विस है। बराबर है क्या? ये झेपता है कि नहीं झेपता है? अब सॉफ्ट विंग्स का करते हैं। सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल इज एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग गारमेंट्स, गुड्स है, गुड्स supplies its taxable goods in various states from its outlet in West Bengal. Aggregate turnover of soft wings is 35 lakhs. अब वेस्ट बंगाल में एटीओ क्राइटेरिया 40 lakhs है। वेस्ट बंगाल एपी मस्त नहीं है, वेस्ट बंगाल टीना मामी नहीं है,
तो वेस्ट बंगाल अदर्स है, तो एटीओ क्राइटेरिया 40 लाख है, फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज आई एम सेलिंग गारमेंट्स टू वेरियस स्टेट्स. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. ओके है कि ओके नहीं है? देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम इफ वन स्टेट इज नागालैंड एंड द अदर इज सिक्किम, सिक्किम कहां आता है? सिक्किम एपी मस्त में है क्या? हाँ, तो भी रिड्यूस्ड आएगा. करेक्ट, सिक्किम एपी मस्त में आता है ना. एपी इज मस्त में MUST है, तो M इज फॉर मेघालय, U इज फॉर उत्तराखंड एंड S इज फॉर सिक्किम एंड T इज फॉर तेलंगाना. तो एक 20 और एक 10 में भी आया तो भी रिड्यूस्ड क्राइटेरिया विल अप्लाई, फिर भी रिड्यूस्ड होगा. 40 और 10 हो सकता है, 20 और 40 और 20 हो सकता है. एक ऐसे स्टेट में जहां क्राइटेरिया हायर और एक ऐसे जहां क्राइटेरिया लोअर है, तो आपको क्या आएगा? रिड्यूस्ड एटीओ. अभी डन? ओके, यस. तो गाइज आई हैव फिनिश्ड विथ यू व्हाट द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन. मेरा क्या हो गया है? कंप्लीट. ओके, मैंने क्या कंप्लीट कर दिया आपके साथ? रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है वो हो गया है कंप्लीट ना. जो भी लाइव स्ट्रीमिंग बच्चे हैं यूट्यूब पे है, कल मैं आपके साथ करूंगी टीडीएस. इनकम टैक्स का मैं टीडीएस करने वाली हूँ. सो टुमारो आई एम गोइंग टू रिवाइज विथ यू व्हाट इनकम टैक्स का टीडीएस. और अब मेरा क्या कंप्लीट हो गया है? रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है. ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड विथ यू गाइज व्हाट. ओह, थैंक यू करिश्मा. एक मिनट, यहाँ पे मुझे डाउट्स देखने दो. उप्स, चला गया ये कहीं तो चला गया, गायब हो गया. क्या हो गया बोलो. अच्छा, एक मिनट. यहाँ पे कुछ क्या है? क्या नहीं, ठीक है. तो फिर आपका तो ये है कंप्लीट हो गया है. एक मिनट, आई जस्ट कॉल हेमंत इफ यू कैन जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग. जो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स है, आप ऐप पे आ जाओ, तो मैं एक जस्ट आपको एक कंक्लूजन काइंड ऑफ अ थिंग देती हूँ. ओके, ऑल राइट. सो हियर गाइज लेट्स अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद द सेम लेक्चर. आज के लेक्चर के बाद अभी पहले मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी. जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर होगा, ये लिंक सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगी, नहीं तो ऐप पे लेक्चर आ जाएगा. तो आपको अगर आपका ऐप का बैकअप नहीं खाना है, तो यू हैव टू फिनिश वॉचिंग दिस. रजिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चन है आपको 2 दिनों में कंप्लीट करने हैं. सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है. अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले ये जो पीछे के जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चंस है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के, तो इसके लिए 1 hour 20 minutes का लेक्चर है. उसमें भी पहले मैंने शायद 1 to 7 होमवर्क में दिए. तो मुझे ऐसा लगता है आपने पहले रजिस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए और उसके बाद आपने चेक करना चाहिए. एट द सेम टाइम आई विल टेल यू, यहाँ पे कुछ केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस है. आप एक मिनट, कहाँ गया. हाँ, ये केस स्टडी वाला एग्जाम्पल 1 से लेके 3, 4, 5, 6, 8, 9, तो 9 तक है. मैं इसके आंसर्स अभी तुम ले लो, ग्रुप पे डाल दो, तो आप उसको चेक करो, आप सॉल्व करो और आंसर्स मेरा एक्सप्लेनेशन है. तो कैन यू जस्ट ऑन द स्क्रीन आप लोगे क्या? ये एग्जाम्पल 1 to 2 है क्या? उसकी बुक से लोगे क्या? तेरे पास है क्या? 263. हाँ, ले लेना जहां से लेना है. यहां से ले रहा है? हाँ, ले 1 and 3. एक मिनट, कहाँ दिखा रही हो? हाँ, यहाँ पे वो यही होता है, इससे प्रॉब्लम आता है. थांब खूप. हाँ, 1 2 मी हे करते. 1 2 3 एवढा काढा, स्क्रीनशॉट काढला, चेंज करू. हाँ,
हिमांशु, send your details, I'll get it sorted. घेतला पुढचा घेऊ. एक मिनिट परत घेऊ. इथे हाफ आन्सर तिथे गेला होता ना. इन द करंट इयर ही डिसाइड्स. घ्या आहे मग तेवढा. घेतला. डन. हो गया. और ये लास्ट 8 और 9. ठीक है. तो आपको क्या करना है, ये 1 to 9 आपको सॉल्व करना है और इसके क्या है आपके पास आंसर्स है. तो आपको चेक करना है. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई थिंक इट वुड बी क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. बराबर है. रजिस्ट्रेशन का आपको क्वेश्चंस चेक करना है, वो लेक्चर की लिंक अभी मैं आपको दे दूंगी. अब मैं देखती हूँ कि कुछ अमेंडमेंट जो है इनकम टैक्स जीएसटी अमेंडमेंट्स में से, अमेंडमेंट्स फॉर मे में मुझे आपको कुछ ये चीज़ें बतानी है. रजिस्ट्रेशन के मैंने सारे अमेंडमेंट्स कर दिए, रिटर्न्स की कर दिए. हाँ, ये आपको सिर्फ मुझे बताना है. देखो, सप्लायर अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स. सो सप्लाई, आई थिंक इसका मार्क्ड पीडीएफ ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है या मिशन 24 में है, या मैं यहाँ पे भी अगर कहीं और नहीं होगा तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी. अब देखो ये वाला पार्ट मैं क्या बोल रही हूँ आपको. अगर सप्लायर इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू इको, पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है. तो अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो इको ने क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति ने इंटरस्टेट सप्लाई करना ही नहीं है गुड्स का, क्योंकि उसने इंटरस्टेट कर दिया तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ गया. सच पर्सन कैन सेल गुड्स इको के थ्रू, एक से ज्यादा स्टेट में उसने नहीं सेल करना है. सच पर्सन मस्ट हैव अ पैन एंड उसने एक कॉमन, ही मस्ट गिव दिस पैन ऑन द कॉमन पोर्टल. अपना कॉमन पोर्टल जाके पैन देना है, उसने एड्रेस देना है, स्टेट बताना है और उसको पोर्टल को एक एनरोलमेंट नंबर ग्रांट किया जाएगा. तो ही विल बी ग्रांटेड अ एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल. तो वी आर जस्ट वांटिंग टू कीप अ ट्रैक कि ये ऐसे कौन से व्यक्ति है जो इको के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, अब तक उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है. इको को बोला गया आपने उनको इंटरस्टेट सेल्स अलाउ करना नहीं है. डू नॉट अलाउ देम टू डू इंटरस्टेट सेल एंड सच पर्सन मस्ट हैव अ पैन एंड सच पर्सन मस्ट हैव अ पैन एंड सच पर्सन मस्ट get an enrollment number from the common portal. Such person shall not be granted more than one enrollment number in a state. एक बार enrollment number या एक नंबर आपको दे दिया तो आपको फिर से क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको एक ही नंबर मिलेगा. No supply shall be made through eco unless he has a enrollment number. तो इको ने एटलीस्ट ये देखना चाहिए, चलो इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नहीं होने दो, बट एटलीस्ट ही शुड गिव मी अ एनरोलमेंट नंबर. सो जस्ट टू कीप अ ट्रैक. एंड ऐसे इको ने क्या करना है पता है क्या, जब इको अपना रिटर्न भरेगा तो इको ने क्या क्या करना है, इको ने क्या क्या करना है. देखो इको को क्या क्या बोला गया. इको shall allow the supply of G only if he has a enrollment number. होगा तो ही उसको अपने इस पे लेने का, इको पे रजिस्टर करके लेने का एनरोलमेंट नंबर. दूसरा, इको shall not allow interstate supply of G through it. How? इको अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम को बता सकता है कि मोटा भाई महाराष्ट्र का है, उसको सिर्फ महाराष्ट्र के कस्टमर्स दिखने चाहिए, जिनको डिलीवरी गुजरात में या कहीं और चाहिए वो कस्टमर्स नहीं आने चाहिए. बराबर है कि नहीं. तो इको को बोला गया कि आप आपकी सिस्टम्स ही ऐसे कर दो सेट कि आपको इन लोगों को आउटसाइड स्टेट सेल करने अलाउ नहीं करना है. दूसरा, इको ने इनका टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, उसको टैक्स ही नहीं आ रहा है, तो आप उसका टीसीएस क्यों कलेक्ट करोगे. तो इको को ऐसे व्यक्ति का टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत
नहीं है। आप टीसीएस का चैप्टर करोगे तो आपको पता चलेगा। इको ने इस व्यक्ति का, इको हैज टू फाइल अ जीएसटीआर 8, इको हैज टू फाइल अ जीएसटीआर 8, ये भी मैंने टीसीएस के चैप्टर में पढ़ा दिया। तो इको को जीएसटीआर 8 फाइल करना है, तो तब ऐसे व्यक्ति का पैन वाइज सेल बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने इतना सेल किया है, इसका सेल 10 लाख हुआ है, इसका सेल 6 लाख हुआ है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ही हैज टू जस्ट रिपोर्ट दिस पर्सन सेल इन हिज जीएसटीआर 8, द रिटर्न दैट इको विल फाइल। इज दैट ओके? तो ये एक प्रोसेस है। 1 मिनट, और ये मैंने बता दिया एप्लीकेशन 30 + 30 + 30 का अब 90 + 180 हो गया, ये बता दिया। बैंक का बता दिया, 1 मिनट, ऑनलाइन गेमिंग का बता दिया, ये आईटीसी का बता दिया, वो अमेंडमेंट के तौर पे नहीं है क्या? कहाँ है वो? सिस्टम ऑटोमेटिकली नोटिस निकालेगा, वो कहाँ है? नोट्स में, नोट्स में दिया है, फिर मैंने क्यों नहीं आपको पढ़ाया? कौन से चैप्टर में आ रहा है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आपको नहीं पढ़ा है मुझे पता है। सी क्या चाहिए अपने को? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्या, वही तू बोल रही थी ना, जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस होगा ना, तो सिस्टम जनरेटेड ही नोटिस आएगा और आपको 7 दिनों में या तो डिफरेंस पे करना पड़ेगा या रिप्लाई करना पड़ेगा। आपने पे कर दिया या रिप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं होगा, नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये ऐसे नोट्स में दिया है मैंने। रजिस्ट्रेशन में ही होगा क्या? क्या रिटर्न्स में है? रिटर्न्स में होगा, फिर हो गया रहेगा कवर। हाँ चेक करो, क्योंकि रिटर्न्स मैंने पढ़ाया नहीं है ना, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैंने आपको बोला नहीं है, बट रिटर्न्स तो आपने ऑनलाइन किया है। तो रिटर्न्स की थ्योरी में, हाँ रिटर्न्स में बोल रहे बच्चे इधर बोल रहे रिटर्न्स में, हाँ तो फिर हो गया, मैंने पढ़ा दिया फिर आपको। अगर आपने रिटर्न्स का रेगुलर लेक्चर देखा तो मैंने पढ़ा दिया है, फिर प्रॉब्लम नहीं, अमेंडमेंट नहीं है फिर वो। बट एक ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसे याद रहा है मैंने आपको नहीं बोला, तो मैंने वर्चुअली तो बोल दिया आपको, ऐसा हो गया वो। हाँ फिर कुछ नहीं बचा। तो 1 मिनट जस्ट एक समाप्त कर लेंगे हमारे इसमें। हाँ रिटर्न्स में हो गया, तो फिर नथिंग इज पेंडिंग फ्रॉम हियर। सो फ्रॉम माय साइड आई हैव कंप्लीटेड योर जीएसटी फास्ट ट्रैक। यू गाइज हैव टू वॉच पीओएस, टीडीएस, टीसीएस एंड अकाउंट्स। ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ऐप पे भी अपलोड होंगे, बट यूट्यूब पे तो आपको ऐप पे देखने की क्या ज़रूरत है। तो विथ अमेंडमेंट्स आपका हो गया, आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ एडिशनल क्वेश्चंस जैसे मैं यूट्यूब पे ले ही रही हूँ तो वैसे लूँगी। एंड इसके बाद आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लेक्चर देखोगे। एंड वैसे आई एम मीटिंग यू ऑन यूट्यूब। आपको लगेगा कि नहीं मैम कुछ क्वेरी है, कुछ चाहिए, तो ऐसे 15-20 मिनट का फटाफट से या आधे 1 घंटे का लेक्चर मुझे आपके साथ लेना होगा तो मैं ले लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So wish you all the best for your exams. I have to officially tell that, so there are many fast track students, so wish you all the best, do well, and stay connected with me on YouTube so that there I will be taking some problem solving with you guys. Yes, so thank you so much and wish you all the best for your exams. Thank you. Yes, thank you. तो हेमंत को बुलाती हूँ, लेक्चर ऑफ कर देंगे। हाँ तो फिर अच्छे से लेक्चर मतलब ऐसा फिनिश हो गया ना, नहीं तो ऐसे मुझे लगता है कि नहीं फास्ट ट्रैक का कुछ रह गया क्या। सो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, इट वाज वंडरफुल विथ यू ऑल गाइज। हेमंत झालं माझं लेक्चर, बहुत लंबा सफर था अपना, 15 जैन से लेके 27, मतलब मोरलेस 2 मंथ्स में हो गया रहेगा विथ हॉलीडेज एंड समथिंग लाइक दैट इन बिटवीन। Yes, so 2 months में we tried to cover a very vast syllabus of tax and GST. Right. So thank you so much, thank you. I'll keep meeting you on YouTube. हाँ अब मेरा सिर्फ इनकम टैक्स में क्या होगा, इनकम टैक्स में ऐसे मैं TDS TCS कर लूँगी। जिस दिन ऐसे लगा इधर ही हो सकता है तो होमवर्क चेकिंग भी फटाफट ऐसे ½ एन आवर में आपको ऐप पे लेके फिनिश कर दूँगी। डन है देन? GST में कुछ नहीं है? Okay, thank you so much. Fast track students, thank you.